हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-244 अब थोड़ा पुण्य कमाया जाए। शौर्य हांजो गांव के उस बड़ी और विस्तृत इमारत के अंदर था जो निंजा के डाक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी। शौर्य ने सोच रखा था कि यहाँ मौजूद हर उस पापी को वह जल्द से जल्द मिटा देगा ताकि उसके पुण्य में वृद्धि हो। पर उसके सामने खड़ी लड़की मिशिको ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके पिता का ये ऑर्गेनाइजेशन पाप का भागीदार है। उसे यकीन दिलाने के लिए शौर्य ने मंदिर से एक चीज को बाहर खींचा और वह चीज हवा में सभी के सामने तैरने लगी। मिशिको के सामने 5 नरमुंड थे। 2 जवान लड़के और जवान लड़कियों के और एक छोटे बच्चे का। मिशिको ने ये देखा और वह तुरंत इसे पहचान गई। उनमें से 3 उसके अपने भाई और भाभी और एक उसके भांजे का था। और बाकी 2 उसके कॉलेज के दोस्तों के थे जो उसके साथ उसके घर आए हुए थे। मिशिको की आंखों से आंसू बहने लगे और वह गुस्से से अपने पिता को श्राप देने लगी। तभी शौर्य ने चुटकी बजाई और बोला, अरे आंटी, अब इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? जो होना था वह हो चुका है। और हाँ, आगे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। आज तुम्हारे देश के सभी निंजा तुम्हारे पिता के कमांड पर पूरे देश में खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हो गए थे। अब बताओ, क्या मैंने गलत कहा कि ये सभी लोग पापी है? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पिता इतनी सारी दौलत कहां से इकट्ठा कर पाए हैं? यहाँ मौजूद हर एक वस्तु और वास्तु लोगों के खून से सनी हुई है। तुम्हारे पिता ने और उसके लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों का खून बहाया था। इन लोगों ने पैसों के लिए कई मासूम लोगों को मारा है। उसके बाद शौर्य की आवाज तेज हो गई और वह बोला, तो बताओ, ऐसे लोगों को कौन सा जीने का अधिकार है? किसने इन्हें जीने का अधिकार दिया है? अब बताओ, क्यों मैं इन्हें खत्म नहीं कर सकता? ये सुनकर मिशिको ने अपना सिर झुका लिया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तभी शौर्य ने उसके दिल पर हुए इस घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरे निंजा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं, पर तुम्हारे देवता देवता नहीं है, वो एक दानव है। तुम्हारा ये परिवार आज तक दानव को पूजते आया है और यही सच्चे है। शौर्य की बात सुनकर मिशिको और अधिक दुखी हो गई। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी शौर्य ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और बोला, मिशिको, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अपने इस निंजा परिवार की नए से शुरुआत करो। इस बार देवताओं की पूजा करो और तुम्हारे परिवार के बुरे कर्मों से मुक्ति प्राप्त करो। इतना कहकर शौर्य के हाथों से कई सारी बिजली की चिंगारियां निकली और उसने कहा, वज्राघात। अगले ही पल आसमान जो कि एकदम साफ था, उसके अंदर से ढेर सारी बिजलियां वहां खड़े निंजा के ऊपर गिरने लगी। हर एक बिजली के हमलों में एक एक निंजा धूल में मिलने लगा। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहां छुपने लगा, पर ये बिजलियां गाइडेड मिसाइल की तरह उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी थी। मिशिको का पिता भी वहां से दूर भागने की फिराक में था, पर अपनी उम्र के वजह से वह तेज नहीं दौड़ पाया और जब उसने हवा में छलांग मारी, उसके हवा में ही चिथड़े उड़ गए। शौर्य ने अगले 10 मिनट के अंदर पूरे के पूरे निंजा कबीले को धूप में मिला दिया। तभी कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकलकर वाहन पहुंच गए। शौर्य ने उन्हें देखा और कहा, आज से इस निंजा कबीले की पुनः स्थापना होगी और ये निंजा आज से महाकाल भैरव की पूजा करेंगे। इतना कहकर शौर्य ने मंदिर के अंदर बच्चों और मिशिको को लेकर प्रवेश किया और वहां बनी कली की मूर्ति को तोड़ दिया। उसके बाद शौर्य ने अपनी धरा तत्व ऊर्जा का उपयोग किया और महाकाल भैरव की एक विशालकाय प्रतिमा को वहां स्थापन किया। उसने पूर्ण पूजा विधि के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और अपने एक खून के बूंद को उस पर चढ़ा दिया। ये इसीलिए किया था क्योंकि भविष्य में जो भक्त यहाँ सच्चे मन से कोई इसकी पूजा करेगा तो उसकी पावर ऑफ फेथ यानी भक्ति की शक्ति शौर्य के काम आ जाएगी। साथ ही शौर्य ने मिशिको और उन छोटे बच्चों को नई सुधारित युद्धकला विरासत में दे दी और अपने पॉकेट में हाथ डालकर वह किसी सन्यासी की तरह वहां से निकल आया। मिशिको, जिसने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था, वह अपनी जगह पर ही सन रहकर खड़ी रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर चली गई। इधर शौर्य पूरे जापान में डाक ऑर्गेनाइजेशन के छुपे निंजा को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा और वहां मौजूद निष्पाप लोगों को उसने मिशिको के पास भेज दिया। शौर्य का पूरा दिन इसी बात में निकल गया।
शाम को वह टोक्यो पहुंचा और वहां जाकर उसने कुछ खाने के बारे में सोचा, पर जब उसने जापानी खाना देखा उसका खाना खाने का मूड ऑफ हो गया। शौर्य उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ घूमने के लिए निकल गया क्योंकि आज उसे तुरंत वापस जाने का मूड बिल्कुल नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाने के बाद शौर्य उसे हैरानी से देखने लगा। वहां उसने लेटेस्ट मॉडल के घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले कई उपकरण देखे, साथ ही यहाँ के मार्केट की जगमगाहट आंखों को लुभाने के लिए काफी थी। मार्केट में शौर्य ने कई तरह के विज्ञापन भी देखे और उसे पता चला कि इस छोटे से देश ने इतनी तरक्की क्यों की है, क्योंकि यहाँ हर कोई काम करने में इतना फोकस होता है कि उसे अपने काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जापान की ये तरक्की देखकर शौर्य को बहुत अच्छा लगा। वह उसके बाद ऐसे ही घूमते हुए चलकर यहाँ वहां देखने लगा। तभी शौर्य एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां याकुजा का राज था। शौर्य ने हाजो की तबाही के बाद ऐसे नमूनों को दिन भर में फिर कभी नहीं देखा था। ऊपर से निंजा को खत्म करने के बाद भी बाहर किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। शौर्य इस वजह से एकदम निश्चिंत था, पर उसे क्या पता कि ये याकुजा भी उन पापियों की तरह ही थे। शौर्य ने जैसे ही इन्हें देखा, सिस्टम ने कहा, होस्ट अगर तुम आज रात को भी थोड़ा ओवरटाइम करके इन याकुजा को भी इस देश से मिटा देते हो तो तुम्हारे पुण्य में और ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसने कहा, अब थोड़ा पुण्य कमाया जाए। वह जानबूझकर जाकर एक याकुजा के सदस्य से टकरा गया। उस वजह से उस याकुजा मेंबर ने शोर पर बिना कुछ कहे ही हमला कर दिया, मगर शौर्य बगल में हट गया और उसकी लात जाकर उसके ही साथी को लग गई। शौर्य ने उस लड़के को गुस्से से देख और बोला, क्यों बे अंधे, तेरी आंखें माथे पर है क्या? तेरी माँ की आंख। इतना कहकर शौर्य ने उस लड़के को पकड़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह लड़का शौर्य के एक थप्पड़ से बेहोश हो गया। शौर्य ने अपना हाथ झटका और फिर बाकी लोगों को देखने लगा। जापान में इन याकुजा को एक बुरी आदत थी, वो पहले अपने प्रतिद्वंदी के आंखों में देखकर उसे टशन के साथ देखते थे, और शौर्य ने भी उनके साथ आज वही किया। शौर्य की ऐसी गुस्ताखी देखकर एक याकुजा सदस्य ने अपना जापानी खंजर निकाला और शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने भी उसे तुरंत निरस्त किया और एक थप्पड़ एक्स्ट्रा लड़ दिया। वह लड़का भी अब बेहोश हो गया। बाकी लोग अब शौर्य पर हमला करने से कतरा रहे थे। वहीं पर ठेलों पर सामान बेच रहे लोग खुश होकर शौर्य का धन्यवाद देने लगे। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया तो एक रेडी वाला गुस्से से बोला, ये गंद नाली के कीड़े हर दिन हमारी मेहनत की कमाई हमसे छीन कर लेकर जाते हैं और हमारे हाथों बना खाना भी मुफ्त में खाते हैं। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर शौर्य तुरंत समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस की कार वहां आ गई और उन्होंने शौर्य के ऊपर गन तान दी और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। शौर्य ने हैरानी से उन पुलिस वालों को देखा क्योंकि यहाँ उनके सामने याकुजा खड़े थे और वो लोग शौर्य को सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। शौर्य ने भी उन्हें कोई रिएक्शन नहीं दिया और शांति से बोला, ऑफिसर ये याकुजा है और आप इन्हें गिरफ्तार करने की बजाय मुझे क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हो? शौर्य की बात सुनकर वह ऑफिसर अकड़ के साथ बोला, अब तू हमें कानून सिखाएगा? चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर और हमारे साथ चल, वरना तुझे यहीं ठोक देंगे। अब शौर्य को उन पर गुस्सा आने लगा और अगले ही पल शौर्य के हाथ में उसकी फेवरेट गन दिखाई दी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही शौर्य ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन याकुजा मेंबर्स का भेजा खोल दिया। फिर उसने अपना हाथ ऊपर किया और ऑफिसर को मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अब मैं खुद को सरेंडर करता हूँ, क्या आप मुझे अरेस्ट करना चाहेंगे? शौर्य की ये बात सुनकर अब ऑफिसर के पसीने छूटने लगे। उसने अपने कंधे पर लगे वायरलेस से अपने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो अचानक उसके हाथ रुक गए, क्योंकि उस ऑफिसर की गन उसके हाथ से गायब हो चुकी थी। ऑफिसर को अब पसीना आने लगा था। ऑफिसर के साथ आया उसका जूनियर भी डरकर पीछे हट गया और उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। शौर्य ने उस ऑफिसर की गन को घुमाया और बोला, तो तुम इन याकुजा के साथ मिले हो ना? इस सवाल पर उस ऑफिसर का गला सूख गया। शौर्य की नजरें उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। ऑफिसर ने अपनी थूक ली और बोला, देखिए हमें ये साफ ऑर्डर मिले हैं कि याकुजा के एरिया में हम लोग दखल नहीं दे सकते, इसलिए हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हमारे ऊपर से ऑर्डर ही ऐसे आए हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शौर्य को उस ऑफिसर पर दया आई और उसने उसकी गन उसे वापस देते हुए कहा, तुम एक काम करो, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और ऐसा बर्ताव करो कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी इनकी साथ यहीं मारे जाओ। शौर्य की बात सुनकर उस ऑफिसर ने अपनी गन ली और तुरंत कार में बैठकर वहां से निकल गया।
उसके जाने के बाद शौर्य ने वहां पड़ी लाशों को जलाने के बारे में सोचा, पर तभी एक बूढ़ी औरत वहां आए और शौर्य को रोकते हुए बोली, बेटा मेरी मदद करो, इन लोगों ने मेरी बेटी को कुछ देर पहले उठा लिया था। मेरी बेटी को ये लोग कहाँ ले गए मुझे पता नहीं है, पर मुझे डर लग रहा है। 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। उस औरत की बात सुनकर शौर्य को उस पर दया आई और उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ थाम लिया और कहा, दादी आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को ढूंढकर सुरक्षित आपके पास ले आता हूँ। शौर्य ने फिर उन लाशों को उठाया और उन्हें हवा में ही सभी के सामने जला दिया। ये देखकर वहां मौजूद सारे रेडी वाले डरकर पीछे हट गए। शौर्य ने फिर उस औरत से उसकी बेटी की तस्वीर ली और सिस्टम की मदद से उसने उसे ढूंढ निकाला। शौर्य को तुरंत उस लड़की का पता चला और वह उस ओर निकल गया। उस लड़की को मार्केट के बाहर याकुजा के एक इलाके में ले जाया गया था। इसे यहाँ लाकर वो लोग उसके साथ ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसकी उस लड़की ने कल्पना भी नहीं की थी। उस लड़की को एक कमरे में 10 से ज्यादा लोगों ने घेर रखा था और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। वो सारे आदमी उसके शरीर को देख रहे थे और उस लड़की को एक दूसरे की ओर धकेल रहे थे। वह लड़की उन सभी से बचने के लिए चिल्ला रही थी, चीख रही थी, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। उन हैवानों ने उस लड़की की इज्जत उतारने का पूरा प्लान बना लिया था। तभी अचानक उस घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आदमी जिसके शरीर पर ड्रैगन का टैटू बना हुआ था, उसने बाहर आकर जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उस दरवाजे को तोड़ते हुए एक बड़ा हाथ आया और उसने उसके सिर को दबोच लिया। अगले ही पल एक दर्दनाक चीख के साथ उस आदमी का सिर फट गया। दरवाजे पर शौर्य खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। एक जोरदार लात के साथ उसने उस बचे हुए दरवाजे को उड़ा दिया। अंदर मौजूद आदमी भी तुरंत वह चीख सुनकर बाहर आ गए थे, पर सामने का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। शौर्य ने उन्हें देखते ही उन पर ऐसा झपट्टा मारा कि उसके एक ही मौके में सबसे नजदीक खड़ा आदमी टुकड़ों में बिखर गया। बाकी लोग जिन्होंने ये देखा, उनकी हालत और भी अधिक खराब हो गई और वो लोग डर के मारे चीखने लगे। शौर्य ने उन्हें आगे कुछ करने का मौका भी नहीं दिया और दूसरे आदमी को पकड़ा और उसे सभी के सामने 2 टुकड़ों में हाथों से चिर दिया। गुस्से से फिर शौर्य ने कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें ऐसे मासूम लड़कियों के साथ खेलने का। अब तुम दौड़ोगे और मैं पकड़ूंगा, अब दौड़ो सालो। शौर्य की बात सुनकर वो लोग यहाँ वहां दौड़ने लगे, पर शौर्य उनसे लाख गुना ज्यादा तेज था। वो झपटे मार मार कर उन्हें पकड़ता और उन्हें अपने हाथों से चिरफाड़ देता। बाहर हो रही चीख पुकार सुनकर उस लड़की ने मौका मिलते ही अपने फटे कपड़े पहन लिए और वह बाहर आ गई। बाहर का नजारा देखकर उस लड़की अब पहले से ज्यादा डर लगने लगा था। उस कमरे में हर तरफ लाशें गिरी हुई थी और एक भारतीय लड़का किसी शेर की तरह उन याकुजा के ऊपर झपट झपट कर हमले करने लगा था। जब सभी लोग मारे गए, शौर्य ने अपने चेहरे पर लगा खून पोंछ लिया और उस लड़की से बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, मेरे साथ चलो। शौर्य के मुंह से ये बात सुनकर वह लड़की जो इतनी देर से डर गई थी और अपने आंसू रोके खड़ी थी, अचानक फुट फुट कर रोने लगी। शौर्य ने उसे जी भर के रोने दिया और फिर उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी कुछ देर पहले की सारी मेमोरी को मिटा दिया। उसके बाद उसने उस लड़की को कुछ पल के लिए बेहोश कर दिया और आसपास की गंदगी को साफ कर दिया। उसके बाद उसने उस बेहोश लड़की को उठाया और आसमान में उड़ गया। कुछ ही मिनटों में वह उस मार्केट एरिया में पहुंच गया जहां उस लड़की की मां उसका इंतजार कर रही थी। शौर्य ने उस लड़की को उसके मां के हाथों में सौंप दिया और वहां से चला गया। जब लड़की को होश आया तो उसे सिर्फ इतना याद था कि वह किडनैप हुई थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। इधर शौर्य गुस्से से और भी ज्यादा आग बबूला हो चुका था। अब उसे इन याकुजा पर कोई दया नहीं दिखानी थी। पुण्य कमाने के चक्कर में एक बार और शौर्य अपने क्रोध की अग्नि में जलने लगा था। सिस्टम ने भी उसकी भावना को समझा और सारे याकुजा अड्डे की लोकेशन शौर्य कैसा शेयर कर दी। अब कौन सी तबाही मचाने वाला है शौर्य जापान के अंदर? क्या शौर्य कहीं इस वजह से जापान की सरकार के नजरों में आ जाएगा? क्या शौर्य का ये पाप का सफाया करने का काम आम लोगों के जीवन पर असर करेगा? बाकी 6 ऑर्गेनाइजेशन के साथ शौर्य क्या करने वाला है? क्या अद्विका और उसके बच्चे अपने काम में सफल हो जाएंगे?